स्टेट में है। लास्ट क्लास में शायद मुझे याद है हम लोगों ने इफ्यूजन डिफ्यूजन कर लिया था और एक असाइनमेंट भी शेयर किया है तुम लोगों के साथ, है ना? यस सर। करके हो गया वो असाइनमेंट पूरा? हाँ सर, बस एक लास्ट क्वेश्चन नहीं हुआ सर। अच्छा ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आज हम लोगों को कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड पढ़ना है। जो लास्ट क्लास में हम लोग थोड़ा बहुत स्टार्ट तो कर लिया था, शायद कुछ फार्मूले लिखे थे हम लोग ने। रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या है, यस सर, किया था सर। वो रेशियो पे लिखवाया था, रेशियो भी लिखाया था और क्वेश्चन भी किया था। शायद क्वेश्चन किया था कि नहीं कोई? नहीं सर, एंड में कराया था। अच्छा, सिर्फ फार्मूला लिखा था। यस। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे रिलेटेड टू स्पीड, कुछ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी देखेंगे, उस कर्व के प्रॉपर्टीज भी समझेंगे। हम लोग कुछ केटीजी पढ़ेंगे, काइनेटिक थियरी ऑफ गैस, एंड कॉलिजन पैरामीटर्स इंक्लूडिंग कॉलिजन फ्रीक्वेंसी एंड मीन फ्री पाथ, है ना? सो टेक्निकली रियल गैस से पहले जो भी कुछ आइडियल गैस है वो हम लोग सब पढ़ डाले, है ना? मतलब अभी जो अकॉर्डिंग टू क्लास 11th का जो बोर्ड सिलेबस है गैस स्टेट का, वो हो जाएगा, है ना? रियल गैस तो बोर्ड के सिलेबस से हटा दिया है 11th क्लास के लिए टेक्निकली, है ना? बट आईटी के लिए तो पढ़ेंगे हम लोग रियल गैस, है ना? यस ठीक है। और आज के लेक्चर के बाद फिर और 2 लेक्चर लगेंगे, फिर रियल गैस भी हो जाएगा पूरा करके। सर। फिर लिक्विफैक्शन बचेगा ना सर? उसके बाद सर लिक्विफैक्शन बचेगा ना सर उसके बाद? हाँ, लिक्विफैक्शन वही आइडियल गैस एंड लिक्विड, मतलब उसके लिए 2 लेक्चर है बेटा। एक में रियल गैस और एक में लिक्विफैक्शन टेक्निकली, है ना? ओके सर। यस, ठीक है। हम लोग जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सो वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स के लिए लास्ट क्लास में जो जो फार्मूले हम लोगों ने पढ़े, मैं जल्दी जल्दी एक बार फिर से लिख देता हूँ यहाँ। एक पढ़ा था हम लोगों ने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जो फार्मूला होता था √2RT/m। एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था लेट्स से VRMS, जो होता था √3RT/m। और एक फार्मूला होता था V एवरेज विच इज नथिंग बट √8RT/πm। ऐसा फार्मूला था कि नहीं? हाँ सर। यस। ओके, सो उसके अलावा कुछ कुछ रेशियो भी शायद हम लोगों ने लिख लिए थे। ये लिखा था मोस्ट प्रोबेबल इज टू लेट्स से V एवरेज, है ना? V एवरेज इज टू लेट्स से VRMS, ये आ गया था 1:1.2:1.22 समथिंग लाइक दिस, ऐसा था ना? यस सर। ओके, यस सर। सो यहाँ से कुछ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, RMS स्पीड, V एवरेज, उन सब के फार्मूले हम लोग लिख लेते हैं। और यहाँ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड एंड VRMS, उस टाइप के फार्मूले भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं, है ना? ठीक है, पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी के बेस पे, स्पीड के बेस पे। लेट्स से फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट VRMS of oxygen gas at 27 degrees Celsius in the units of meter per second. You have to find out RMS speed of oxygen gas at 27 degrees Celsius in meter per second. Obviously, you have formula as let's say VRMS, and this VRMS formula is directly, you can say it is 3RT/M। यस, निशिता कापकर, बेटा उस रेंज में आएगा। तेरा जो आंसर तो बता रही है उसी रेंज में आंसर है। शुड बी इक्वल टू, डू यू थिंक ये आ जाएगा 3? केविन नहीं बेटा, थोड़ा यूनिट तुमने ख्याल रखना है। देखो यहाँ है ना, 8.314, ये बन जाएगा जूल्स पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर यहाँ बन जाएगा 300 केल्विन, है ना? टू फाइंड आउट इट्स आंसर इन SI यूनिट, वी हैव टू पुट एवरीथिंग इन SI यूनिट्स। ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूलर मास क्या पुट करेंगे भैया? 32 नहीं बेटा, इसी चीज का ख्याल रखना है। इट इज 32 into 10⁻³ kg per mole।
अगर मैं सब कुछ SI यूनिट में पुट करूंगा तो ही मेरे पास आंसर मीटर पर सेकंड में आएगा, है ना। अदरवाइज हाँ, 32 जूल्स में जो ग्राम में है। केजी, यस, अगर जूल्स में जो केजी होता है बेटा, तो वो केजी कैंसिल आउट ही नहीं होगा फिर, है ना। सो अगर ये सब कैलकुलेट करोगे तो योर आंसर हैज टू बी इन द रेंज ऑफ 480 मीटर पर सेकंड। Yes, sir. उस रेंज में आंसर आएगा, है ना। सो ओनली द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन इज यू शुड नो मॉलिक्यूलर मास का यूनिट यहाँ कैसे पुट करना है, ठीक है। सर लेकिन वो अगर हम 0.831 होता सर, 0.821 और 32 रखेंगे तो सर 10⁻³ तो ऊपर से और नीचे से कैंसिल हो जाएगा। नहीं नहीं बेटा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो वो उसका यूनिट किसने बोला कि वो SI यूनिट रहेगा, उसमें तो भाई मेरे पास सिर्फ ग्राम्स, अगर तूने यहाँ ग्राम पुट कर रहा है, ऊपर ऊपर तो क्या पुट करेगा, हाँ सर, मतलब एटमॉस्फेयर में उसका कोई कोरिलेशन ही नहीं है बेटा। हाँ सर। इसलिए यूनिट्स कन्वर्जन में अगर फाइट रहना है तो हमेशा SI यूनिट में कन्वर्ट कर लो बेटा, अदरवाइज फिर सबका मुझे CGS यूनिट देखना पड़ेगा, है ना। यस सर। इस बच्चे क्वेश्चन समझ के हुआ? Yes, sir. Yes, sir. लिख भी लिया है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So next question, question number 2. If most probable speed of N2 gas at T plus 273.15 degree Celsius is, है ना, I'm repeating again, या सिंपली मैं इसको T डिग्री सेल्सियस लिख लेते हैं. So if V most probable at T degree Celsius is V naught, temperature is now increased. Temperature is now increased up to 2T plus 273.15. 273.15 degrees Celsius, and at this temperature there is breaking of N2 molecules. So most probable speed of N2 gas at T degrees Celsius is V naught. Now temperature is increased up to 2T plus 273.15. At this temperature, there is breaking of N2 molecule into nitrogen atoms. Find out VRMS of final sample. तुम लोग के पास जो आंसर है वो 3/2 टाइम्स ऑफ V नॉट √3 टाइम्स ऑफ V नॉट √6 टाइम्स ऑफ V नॉट एंड V नॉट. वत्सल, नहीं बेटा, तेरा आंसर सही नहीं है. देखो फिर से देखो कैलकुलेशन अपना.
किसी बच्चे को आंसर नहीं आ रहा इसका? सर एक मिनट। मैं तुम लोग को जल्दी ही एक्सपेक्ट कर रहा था। सो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड N2 गैस का T डिग्री सेल्सियस पे V0 है, टेम्परेचर इज नाउ इंक्रीज्ड। नहीं तनिष्क बेटा तेरा आंसर भी सही नहीं है। समरूप तुम्हारा आंसर भी सही नहीं है। शुभम प्रजापति तुम्हारा आंसर भी सही नहीं है। अच्छा मोरोफ्लेस सब बच्चों ने मिल यस वैष्णवी शर्मा तुम्हारा आंसर सही है ना? ठीक है देखो मुझे एक बच्चे ने तो सही आंसर दिया है। चलो यहां देखो कैसे करना है। सो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यस जयवल तेरा आंसर सही है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज 2RT। 2RT मीन्स ये हो जाता 273.15 केल्विन डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2। सिमिलरली ये जो मुझे VRMS फाइंड आउट करना है इट विल बी नथिंग बट √3R एंड कैन वी से जो T प्लस 273.15 है इसकी जगह मैं कुछ ऐसा पुट करने वाला हूं क्या? 2T प्लस 546.30 बन जाएगा कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. मैं इसमें 273 और ऐड करूंगा। वो जो कैच है क्वेश्चन में बस वो इतना कि मॉलिक्यूलर मास मेरा हाफ हो जाएगा। अगर N2 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होके नाइट्रोजन एटम्स में कन्वर्ट हो गया, डू यू थिंक मॉलिक्यूलर मास हाफ हो जाएगा सैंपल का? यस सर। ओके Yes. अब जैसे इसका हम लोग रेशियो ले लें अब सो यहाँ से VRMS डिवाइडेड बाई V मोस्ट प्रोबेबल देखो √6 बच जाएगा बेटा। V0. बचेगा कि नहीं रूट? भाई ये दिख रहा ना M/2 ऊपर जाएगा तो 2 बन जाएगा तो √6 बन जाएगा। सो यहां से जो VRMS है मेरे पास आंसर √6 टाइम्स ऑफ V0 आ जाएगा। ये क्वेश्चन तुम लोग के मॉड्यूल में ही है। फिर से जब करोगे आज होमवर्क मिलेगा ये वाला करने का तो फिर से देखोगे इस क्वेश्चन को। सर 546.30 कैसे हुआ? बेटा इसमें O273.15 ऐड कर दे ना डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा वो मैंने उधर मिस्टेक किया। वो डिग्री हाँ, सर, सेल्सियस सर। था ना उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा। हाँ, ये डबल सर, हो सर। जाएगा ना इस वाले का पहले वाले टेम्परेचर का केल्विन। हाँ सर उधर किया मिस्टेक। बच्चों क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन लिख के हुआ तुम्हारा? 2 Yes, sir. मिनट सर। यस सर। सर 1 मिनट सर। Yes. हाँ सर हो गया। Okay. Now let's say question number 3. Question number 3 is a flask. A flask has n gas molecules, out of which
NY10 molecules are moving with speed of, let's say, Z, capital Z meter per second. NY30 at Y meter per second, and remaining are moving with X meter per second. बेटा इतना क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि NY10 मॉलिक्यूल Z मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे थे, NY30 मॉलिक्यूल Y मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे थे, एंड रिमेनिंग आर मूविंग विद X मीटर पर सेकंड. If VRMS of given sample is 4.89 meter per second under same condition. अच्छा, इस क्वेश्चन में छोटा सा कैच है. Then find out X. Let's say A option is 4, B option is 5, C option is 3.5, and D option is 8. A flask has N gas molecules, out of which NY10 molecules are moving with the speed of Z meter per second, NY30 at Y meter per second, and remaining are moving with X meter per second. Then you have to find out, let's say, X का वैल्यू अगर सैंपल का VRMS जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो 4.89 मीटर पर सेकंड है. क्वेश्चन समझ में आ रहा है या क्वेश्चन ऐसे लग रहा है कुछ भी पूछ लिया है भाई? मेरे समझ में आ रहा है क्या क्या, क्या करेंगे क्या? चलो मैं तुम लोग को एक हिंट देता हूं. डू यू थिंक यहाँ ये जो X है इट शुड बी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड? Yes. Yes, sir. Mode है obviously. भाई सबसे ज्यादा फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल का वही है ना स्पीड. NY10 तो छोटा फ्रैक्शन है, NY30 भी छोटा ही फ्रैक्शन है. मैक्सिमम फ्रैक्शंस जो है वो मोस्ट प्रोबेबल है कि नहीं है? यस. Yes, sir. Okay. Now we know most probable speed should be equal to कितने टाइम्स ऑफ RMS होता था ये? मतलब ये मुझे कुछ याद है कि ये हो जाता था VRMS डिवाइडेड बाय 1.22. Yes. ये जो था बेटा 1.1. Yes, sir. यही So 1.12. हाँ. नहीं 1.22. Most probably तो 1.22 yes, 1.22 है. नहीं sir, हाँ 1.22. 1.2. तो ये आ गया मेरे पास 4.89 डिवाइडेड बाई 1.22 मीटर पर सेकेंड. सो डू यू थिंक ये आ जाएगा मेरे पास 4 मीटर पर सेकेंड?
नहीं? Yes, sir. तो कई बार ऐसे Yes, भी sir. कुछ फालतू क्वेश्चन आ सकते हैं परेशान करने के लिए बच्चों को, ठीक है? अदरवाइज स्टेट फार्मूला बेस्ड तो क्वेश्चन कर ही लोगे ना। तो आज असाइनमेंट मिलेगा, काफी सारा है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसके बेस पे, है ना, स्पीड्स के बेस पे या स्पीड के डेफिनेशन के बेस पे। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आंसर छोटा सा ही है उसका। Yes, sir. वो लिख के Yes, sir. चलो आगे बढ़। Yes, so it is another term is average kinetic energy of gas molecules. So do you think average kinetic energy of gas molecules should be half mv1 square plus half mv2 square up to half mvn square divided by n? ना हर एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी ऐड कर दें हम लोग, उसमें क्या है ना? Yes, sir. और इसमें स्मॉल m क्या है यहाँ? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। यही तो बेटा एक मास, एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी प्लस सेकंड पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी है ना। अच्छा, इसमें से अगर मैं हाफ m कॉमन ले लूं तो ये बच जाता v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर डिवाइडेड बाय n आएगा कि नहीं? Yes. Yes. अच्छा, it should be equal to let's say half times of m. अच्छा, do you think ये v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर ये पूरा जो टर्म है ये vrms का स्क्वायर है? VRMS का स्क्वायर है, हाँ। Yes. So should be equal to half m. vrms के स्क्वायर का वैल्यू क्या था? 3RT डिवाइडेड बाय कैपिटल M. Yes, sir. भाई इस टर्म का रूट ही vrms होता था। अच्छा, ये m है स्मॉल m मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, कैपिटल M क्या था? मास ऑफ Avogadro number of वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। The capital M, which is molecular mass, do you think it is the mass of one mole of molecules? So it can be further equal to 3/2 times of R divided by Na times of T. ऐसा बनेगा? Yes? Yes, sir. Okay. So एवरेज काइनेटिक एनर्जी फर्दर ही आ जाता 3/2। डू यू थिंक R कांस्टेंट है, Na कांस्टेंट है, सो ये जो रेशियो होगा ये भी एक कांस्टेंट ही होगा? Yes, sir. क्या होता है इस Yes. कांस्टेंट का नाम? स्मॉल k सिंबल है इसका एंड इट इज नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। It is known as Boltzmann constant and this k should be equal to 8.314 divided by Avogadro number. ये आ जाएगा approximately 1.38 into 10 to the power minus 23 joules per Kelvin. बच्चे समझ में आ रहा है क्या है? Yes. Yes, तो हम लोग टेम्परेचर डिफाइन कैसे करते होंगे? व्हाट इज द टेम्परेचर? टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या? सर अच्छे से 1/273.5 times of triple point of water. अरे भाई साहब, 11th क्लास में यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ लिया है तुम लोगों ने, अब जो है ना।
हाँ मतलब ऑब्वियसली डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड डिग्री ऑफ कोल्डनेस तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि हर एक का डिग्री ऑफ हॉटनेस अलग अलग होता है नहीं, मतलब एस्किमो का अलग होगा, तुम्हारा अलग है नहीं। सो ये काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में भी करते हैं बेटा टेम्परेचर को, है ना। टेम्परेचर इन केल्विन हम लोग काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज रेफरेंस इंडिपेंडेंट। ऐसा ही here we can say average kinetic energy of gas, और अगर मुझे पर मोल फाइंड आउट करना हो, अच्छा पर मॉलिक्यूल 3/2 kT था, डू यू थिंक पर मोल कितना हो जाता है ये 3/2? ये 3/2 इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है टेक्निकली, एवोगैड्रो से, हाँ। तो डू यू थिंक ये 3/2 RT हो जाता? Yes. बेटा ये कुछ देखो ऐसे ऐसे दो टर्म याद कर सकते हो, बहुत मुश्किल सा तो नहीं है ये। एक है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर मॉलिक्यूल इज 3/2 kT, and average kinetic energy of gas per mole is 3/2 RT. ये दोनों एक ही टर्म है बस, है ना, एक में एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई ही किया होगा ना बस। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था, ये 3/2 टाइम्स ऑफ पीवी भी लिख सकते हैं कि नहीं, पर मोल इंस्टेड ऑफ आरटी। हाँ सर, पीवी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, है ना। तो यू कैन से एवरेज काइनेटिक एनर्जी of gas molecule is independent of its mass, मॉलिक्यूलर मास से इंडिपेंडेंट होता है ना। सो इंडिपेंडेंट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। हमें किस किस बच्चे का माइक ऑन रह गया देखो। क्या फटाफट। अच्छा आपको ये भी तकलीफ होती है। सर लिख लिया। Yes, sir. ये समझ में आ रहा है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। Yes, sir. यस सर। यस, एक मिनट मैं फिर से कंटिन्यू करता हूँ, 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ देखो, है ना।
यस बच्चे, आई एम बैक। इतना समझ लिया तुम लोग? थोड़ा सा रिवाइज कर लिया इतने टाइम में कि नहीं? यस सर। या इतने Yes, टाइम sir. में, या इतने टाइम में तुम लोगों ने शाम का नाश्ता कर लिया? नहीं? नहीं सर, वो क्लास के बाद करते हैं। दोनों। अच्छा ठीक है, चलो बढ़िया। सो बेटा ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इस टाइप के क्वेश्चंस फार्मूले कर लोगे बेटा सर? यस सर। Yes, sir. Okay, so next is, let's say it is known as Maxwell Boltzmann distribution of speed। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड का मतलब क्या होता है? हाउ स्पीड वेरी, बेसिकली यही है ना इसका मतलब। So you can say with the help of statistics, यही होगा स्पेलिंग स्टैट्स का, and probability। यस सर, यही। So it is purely theoretical thing है ना। So with the help of statistics and probability, मैक्सवेल एक साइंटिस्ट है और एक साइंटिस्ट बोल्ट्जमैन है। So Maxwell and Boltzmann derived distribution function। मैं बताता हूं क्या है वो मैथमेटिकली फंक्शन और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे उसको यूज करेंगे वो भी सीखेंगे। मोर ऑफ लेस उस फंक्शंस को रटने की जरूरत नहीं है कि वो फंक्शन है क्या, ठीक है। सो इट इज, लेट्स से dn/n, मैं हर एक टर्म का मीनिंग भी समझाऊंगा क्या है। सो dn/n शुड बी इक्वल टू 4 पाई कैपिटल M डिवाइडेड बाई 2 पाई RT रेज टू द पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर -m v स्क्वायर या u स्क्वायर हम लोग बोल रहे हैं, mu स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2RT एंड u स्क्वायर du। अच्छा, मैं इस टर्म का, हर एक टर्म का मीनिंग समझने की कोशिश भी करेंगे। सो dn/n is 4 pi times of molecular mass divided by 2 pi RT raised to the power 3/2 times of exponential raised to the power -mu by 2RT times of u square du, where इस फार्मूले में where dn/n is fraction of gaseous molecules having speed between u and u plus du, where dn/n is the fraction of gaseous molecules having speed between u and u plus du। थोड़ा बहुत तुम लोग ने कैलकुलस में डिफरेंशियल पढ़ लिया है ना, du मींस डिफरेंशियल चेंज इन स्पीड है ना, इतना पढ़ा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो टर्म लिखा है उसका मीनिंग समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके डेरिवेशन में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है बेटा, है ना। और ये ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट नहीं हुआ होगा, पक्का पक्का नहीं Sir, यस बच्चे, इस फार्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं है बेटा, है ना। जैसे इसके बेस पे आज हम लोग कुछ सम्स करेंगे, कुछ असाइनमेंट भी मिलेगा, तो उससे समझ में आ जाएगा कि फार्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, क्या क्या इसके पॉइंट्स आएंगे ना, मैं अलग से लिखाऊंगा, उनको जरूर याद रखना है ना। ऐसा ही कैन वी से dn। okay, sir.
अच्छा और? अगर हाँ सच बोलो। सर वो आपने बिटवीन के बाद क्या लिखा है? बिटवीन यू एंड यू प्लस डी यू, है ना? ओके सर। अच्छा अब बेटा इसके पूरे टर्म को अगर मैं डी से डिवाइड कर दूं, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी, जैसे अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड इसको डिवाइड कर दूं तो ये टर्म ये बन जाएगा क्या, 1/n dn/du। सर मुझे dn by यस सर। वाला इक्वेशन समझ में नहीं आया क्या है, मतलब n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो हाँ, सर। dn/n फ्रैक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, छोटा सा फ्रैक्शन हाँ, ऑफ द सर। मॉलिक्यूल्स। नहीं वो समझा, लेकिन राइट हैंड साइड में वो कैसे लिखा है रेस टू वगैरह वो नहीं समझ रहा। नहीं वो तो किसी को नहीं पता, किसी बच्चे को, है ना। मैं अच्छा। सिर्फ ये बता रहा हूँ बेटा, ये फंक्शन मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने डिराइव कर लिया। बेटा मेरा आवाज कट रहा है क्या? नहीं सर, नहीं कट रहा। नहीं सर। नहीं सर अभी। अच्छा ठीक है। सो ये फंक्शन बेटा कैसे डिराइव हुआ उसकी टेंशन नहीं लेना है हम लोग, है ना। कुछ हायर स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी की हेल्प से डिराइव कर लिया है रिलेशन को। इस रिलेशन का मीनिंग क्या है वो हम लोग को समझना है बस। तो मैं समझा रहा था कि dn/n का मीनिंग क्या है। dn/n इज द फ्रैक्शन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल हैविंग स्पीड बिटवीन u एंड u प्लस du है। ऐसा ही अगर मैं दोनों साइड du से डिवाइड कर दूं तो कैन वी से मैं दोनों साइड du से डिवाइड करूंगा तो पर यूनिट du आ जाएगा कि नहीं आएगा चेंज। अगर मैं दोनों साइड du से डिवाइड कर दूं, जैसा मैं कुछ ऐसा लिखने की कोशिश करता हूं, अब जब ये हो जाता इज फ्रैक्शन ऑफ gaseous molecules having speed between u and ये बन जाता u plus 1। मीन्स लेट्स से du को मैंने पर यूनिट चेंज कर दिया है, पर यूनिट स्पीड चेंज, है ना। इसको मैं ऐसा लिख लेता हूं, पर यूनिट चेंज। अगर चेंज लेट्स से 1 का हुआ है ना। मीन्स मैं इसको ऐसा भी समझ सकता था कि ये वाले एक्सप्रेशन में अगर मैं du का वैल्यू 1 पुट कर दूं, इस वाले एक्सप्रेशन में अगर मैं du का वैल्यू 1 पुट कर दूं तो इट इज इक्विवेलेंट ना, मैंने du से डिवाइड कर दिया है उसको। हाँ सर। सर एक बार वापस बोल, क्या बोला? मैं सिर्फ ये बोल रहा था कि जो येलो वाला मैंने बॉक्स में लिखा सर्किल में, अगर उसको मैं du की जगह 1 पुट कर दूं या मैं du से डिवाइड कर दूं, इक्विवेलेंट मैथमेटिकल रिलेशन आएगा कि नहीं आएगा? यस यस। तो लेट्स से मैंने du की जगह 1 पुट कर दिया है, जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन था u प्लस du, तो वो u प्लस 1 हो जाएगा यहाँ कि नहीं? यस सर। यस सर। ओके चलो बेटा यहाँ से जितना मैंने लिखा हुआ है। यस बोलो। बता सकते हैं आपने अरे तुम्हारी आवाज भी मुझे, तुम्हारे सर आवाज लेकिन ये ना यस बोलो सर, बोलो। लेकिन ये पूरा ना इतना अच्छे से समझा नहीं कि क्या है। हाँ बेटा हाँ पूरा सर, ये dn/du वाला पार्ट प्लीज एक बार बताओ ना। मैं सिर्फ ये, अच्छा जो मैंने ब्लैक में लिखा है या पूरा? सर एक बार वापस बता दो ना। क्या समझा आप क्या बोल रहे हो? सर पूरा है। अच्छा चलो मैं पूरा स्टार्टिंग से बताने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनो बेटा, है ना। मैं एक बार और बताऊंगा फिर बस, है ना। चलो ध्यान से सुनना। तो है क्या, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो स्पीड हाउ इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, हाउ इट डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर मास, उस पर थियोरेटिकल स्टडी किया और उसके बेस पे एक फंक्शन मैथमेटिकली डिराइव कर लिया। इस फंक्शन में जहां dn/n n टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं एंड dn/n हो जाता फ्रैक्शंस ऑफ पार्टिकल्स हैविंग स्पीड बिटवीन u एंड u प्लस du। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है उसका जो मीनिंग है ना। अब अगर मैंने दोनों साइड लेट्स से यहां भी मैं du से डिवाइड कर दूं और यहां भी मैं du से डिवाइड कर दूं,
तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ये वाला टर्म बन जाता, देखो, है ना? नहीं? यस सर। और अगर मैं du से डिवाइड कर रहा हूं राइट हैंड साइड में भी, तो तो one पर यूनिट चेंज आ गया ना इफेक्टिवली भाई। हाँ सर। du हाँ, बाई हाँ। u ये 1 बन गया ना टेक्निकली, है ना? यस सर। जहां वो ब्लू वाले एक्सप्रेशन में u प्लस du आया था, अब वो ब्लैक में u प्लस 1 बन जाएगा टेक्निकली। हाँ सर, अगर डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यस यस, वही मैं बता रहा हूँ, है ना? अब थोड़ा बहुत क्लियर है भाई। इसका चाहे फंक्शन कैसे डिराइव हुआ है वो नहीं समझना है हम लोगों को, है ना? ये फंक्शंस ऑलरेडी है, लेट्स से अब इस फंक्शन को यूज कैसे करना है, किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो समझेंगे हम लोग, है ना? ठीक है? सर u+1 के नीचे क्या लिखा है? u+1 में ना मतलब पर यूनिट चेंज लिखा है। पर यूनिट चेंज मींस u से अगर u+1 हुआ तो 1 का चेंज हुआ ना टेक्निकली। हाँ सर, 1 से हाँ बढ़ सर। गया। हाँ सर, समझो। पहले जैसे du का चेंज था, अब 1 का चेंज है। यस? हाँ सर, समझा। चलो इतना लिख लिया जो बोर्ड पे है। Yes, sir. सर 2 मिनट Yes, सर, sir. 2 सर 2 मिनट सर, 2 मिनट। चलो कुछ पॉइंट्स हम लोग इस ग्राफ से रिलेटेड लिखेंगे अभी, देखो, है ना? इसका ग्राफ भी बनाएंगे अभी। सर वो ई नेचुरल लॉग है क्या? ई वही? यस बेटा, वो e एक्सपोनेंशियल वाला ही है ना, जो मैथमेटिकली नहीं होता था ना, इनवर्स फंक्शन ऑफ नेचुरल लॉग। हाँ सर, वही वही। वही है बेटा, वही। सर जी क्या बेटा? जी पाई। जी कहाँ लिखा है? 4 है वो, 4 है, मैं जी समझा। 4 है भाई, जी नहीं है वो, 4 पाई है वो। सॉरी सर। अच्छा चलो, अब मुझे ये बताओ मैथमेटिकली बेटा, ये जो पूरा का पूरा टर्म है, जिसको मैं देखो अब ऐसा लिख लेता हूँ, सपोज ये जो पूरा टर्म है, इसको अगर मैं du को यहां से हटा दूं तो ये वाला टर्म कुछ ऐसा बनेगा क्या? 1/n dn/du। यस? यस सर। यस सर, डिवाइड करके। अच्छा, इसमें मुझे ये बताओ, अगर मैं u को इंक्रीज करूंगा, अगर मैं u को इंक्रीज करूंगा तो ये वाला जो टर्म है, u को इंक्रीज करने से ये वाला टर्म डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। एक्सपोनेंशियल पावर नेगेटिव है ना? यस सर, डिक्रीज। अच्छा, u को बढ़ाने से ये टर्म इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? Increase होगा. इंक्रीज होगा। इंक्रीज। तो अगर मैं ग्राफ ये बनाना चाहता हूं, ऑन दिस एक्सिस if it is 1/n dn/du and on this axis let's say it is u speed, तो ये ग्राफ कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग या कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा ना सर? नहीं आएगा, क्योंकि बेटे दो फंक्शन ये का मल्टीप्लीकेशन है, एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग है ना भाई? अगर दोनों ही फंक्शन इंक्रीजिंग होते तो स्पीड के साथ इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाता, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है ना? यस सर। अच्छा चलो ये काम करते हैं, इसमें u का वैल्यू 0 पुट कर दो, जिससे मुझे पता चलेगा ग्राफ स्टार्ट कहां से होने वाला है। अगर मैंने u का वैल्यू 0 पुट कर दिया तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा पूरा? सर आगे से पूरा 0 हो जाएगा। 0 बन जाएगा। यस सर। 0 बन जाएगा भाई। हाँ तो डू यू थिंक ये हाँ, जो ग्राफ होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा? पक्का पक्का? अच्छा। यस सर। अच्छा, अब चलो u का वैल्यू इसमें इन्फिनिटी पुट कर दो। u का वैल्यू अगर इन्फिनिटी पुट कर दोगे तो कैसा ग्राफ आएगा? मतलब ये टर्म क्या बन जाएगा पूरा? इंफिनिटी। Infinity. नहीं भाई, u e⁻⁻ सर वो साइड में यू स्क्वायर भी है ना, लेकिन सर वो यू स्क्वायर भी तो एक तो 0 आ गया ना, 0 हो जाएगा। एक 0 आ गया ना, हाँ 1 0। तो फिर से 0 बन जा रहा है। तो डू थिंक कहीं बीच में मैक्सिमा आएगा क्या ग्राफ में? यस सर। Yes, हाँ sir. चलो अब ध्यान से समझना मैं कैसा ग्राफ बना रहा हूं, फिर मैं समझाता भी हूं। पहले ये ग्राफ कुछ इस टाइप का है।
क्या है ये प्रोफाइल, क्या बोलते हैं इस कर्व को हम लोग? पैरा पैराबोला। पैराबोला। सर पैराबोला। पैराबोला बोल रहे हैं। तो मैथमेटिकली कौन सा फंक्शन डोमिनेट कर रहा है? y फंक्शन is equal 1 to या x फंक्शन 2? 2 sir 2 2 डोमिनेट कर रहा है। 2 डोमिनेट कर रहा है। हाँ सर। So can we say this is something very similar to y equal to x square type? यस सर। हाँ सर। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ पढ़ा है किसी बच्चे ने कि नहीं? एक्सपोनेंशियल? नहीं सर नहीं सर सर। लॉगरिथम में पढ़ाया था। हाँ, लॉगरिथम में शायद पढ़ाया होगा। हाँ सर हाँ सर लॉगरिथम में पढ़ा। ये क्या था? ये वाला जो ग्राफ है वो y इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स जैसा है। हाँ सर। तो डू थिंक इन दोनों फंक्शंस में से ग्राफ बनाते समय पहले कौन डोमिनेट कर रहा है? x square मतलब एक्स u स्क्वायर square वाला, यू स्क्वायर वाला टर्म। स्क्वायर। यस सर बाद में कौन डोमिनेट कर रहा है? फर्स्ट ई रेस टू द Exponential। पावर माइनस एक्स वाला। यस Yes. सर। डू यू थिंक पहले इंक्रीजिंग है और बाद में डिक्रीजिंग है ग्राफ, है ना? yes यस sir सर यस सर। इतना मैथमेटिक्स आता है मुझे ग्राफ बनाना, तुम लोग भी सीखो, है ना? तो समझ लिया ये ग्राफ कैसा बनेगा? यस सर। हाँ सर। चलो हाँ, ये sir। ग्राफ बनाओ। यस। yes sir तो पहले ये ग्राफ इंक्रीजिंग होगा और फिर ये ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। सर यानी जो माइनस इन्फिनिटी वैल्यू दिया तो फिर उसके बाद ई रेस टू माइनस एक्स का ग्राफ बनेगा। हाँ बेटा, ई रेस टू द पावर माइनस इन्फिनिटी तो जीरो हो जाएगा ना। हाँ सर। यस। ओके ओके हाँ सर समझा। तो यू कैन से हायर वैल्यूज पे एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन डोमिनेट कर रहा है और लोअर वैल्यू पे पैराबोलिक टर्म डोमिनेट कर रहा है। Done, sir. देखो मैं इतना। डेलिबरेटली फिर इसको ऐसा लिखता हूं कि ये टाइप है और ये भी ये टाइप है, ठीक है? डन? no sir यस सर। यस सर। नो सर चलो कोई बात नहीं, मैं इसको ऊपर वाले टर्म को तो मिटा देता हूं अब एटलीस्ट। और कुछ अच्छा, इसी फंक्शन का नाम क्या है? इस ग्राफ का नाम क्या है बेटा? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है ना ग्राफ बेसिकली। हाँ It sir is how velocity distributed. Now, first point related to this graph is the total area. अब तुम लोग मुझे बताओगे यहाँ Integrate कर total दो। area under this graph. integrate कर इंटीग्रेट कर दो सर। अब इंटीग्रेट करना तुम लोग को आता है, तो अगर मुझे यहाँ Integrate शेडेड ये एरिया निकालना होता तो डू यू थिंक इट विल बी इंटीग्रल ऑफ 1 upon n dn by du and du where speed vary from 0 to infinity? इन्फिनिट yes हाँ सर। यस इसका एरिया निकालो, है ना? एक मिनट।
यस बच्चे, कितना आ गया है एरिया? हम ये एरिया कितना आएगा? ये तो आसान है। कैन वी से यहां से du एंड du कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। सर ln हो जाएगा। ln ln बेटा n तो कांस्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखो। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो कांस्टेंट है, वो इंटीग्रल से बाहर ही आ जाएगा। बेटा n वेरी नहीं हो रहा है यहाँ। n वेरी हाँ। होता तो इंटीग्रल साइन के अंदर रखते हैं हम लोग उसको। यस सर। यस सर, यस सर। सो ये कितना बन जाएगा? 1 बनेगा कि नहीं? 1 हो जाएगा। Yes, sir. तो टोटल एरिया अंडर द ग्राफ इज यूनिटी। एक ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर लास्ट स्टेप नहीं समझा। बेटा उसमें से du कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। n तो कांस्टेंट है ना, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यस अगर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रल साइन से बाहर ले लो, वो तो वेरी ही नहीं हो रहा है। सर समझा। dn का इंटीग्रल होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n। सो हाँ, n तो माइनस n और n n बन जाएगा 1, है ना। ओके। तो ये जो टोटल शेडेड एरिया है ना, ये जो टोटल शेडेड एरिया है इट विल बी 1। यूनिटी है ना। सर तो हम इसे इंटरप्रेट क्या करेंगे? बेटा इससे इंटरप्रेट हम लोग ये करेंगे कि अगर किसी वजह से ये प्रोफाइल अगर ग्राफ का चेंज हो भी रहा है तो ग्राफ हम लोग को कुछ ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा जिससे एरिया अंडर द ग्राफ 1 ही आए हमेशा, है ना। मैं समझाऊंगा अभी, देखो दूसरे तीसरे पॉइंट, हाँ 5 to 6 पॉइंट्स लिखेंगे टोटल मिला के हम लोग यहाँ, है ना। ये पॉइंट लिख के हुआ कि नहीं? हाँ सर लिख लिया सर। Okay. मतलब ये जो पूरा Okay, एक्सप्रेशन sir. था जो आपने पहले लिखाया था वो भी पूरा उसको भी इंटीग्रेट करने पे ये यूनिटी वैल्यू यस यस आएगा ना, पक्का आएगा बेटा। मैंने एक्चुअली वो एक्सप्रेशन पूरा इंटीग्रेट किया सर, ये नहीं निकाला। नहीं नहीं नहीं, उसको इंटीग्रेट करेगा बेटा तो भी वही आंसर आएगा, है ना। हाँ सर। चलो सेकंड पॉइंट इज correspond to peak in given graph, correspond to peak in given graph। इस पीक के corresponding कौन सा वेलोसिटी होगा, ये कौन सा स्पीड है ये बेटा? डू यू थिंक ये वो स्पीड है जो मैक्सिमम फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल का है? मोस्ट MP मोस्ट Yes, very प्रोबेबल। good। Yeah. ये जो यस ये जो स्पीड है मेरे पास ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है ना। सो यू कैन से correspond to peak in given graph, I can simply say u will be nothing but most probable, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। तो कैन वी से डिफरेंशियल ऑफ, इसका डिफरेंशियल 1/n dn by du when u equal to most probable it should be equal to 0 मैक्सिमा। Yes, sir. Yes, sir. इस स्पीड पे मैक्सिमा आ जाएगा, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 से इक्वेट हो जाएगा। यस सर, फिर क्रिटिकल पॉइंट आएगा। यस और नो, क्रिटिकल पॉइंट है ना। Yes, sir. हाँ हाँ। अच्छा हाँ, ये फिर हम लोग अब इस टर्म को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। बेटा क्या था? 4 पाई क्या था बेटा ये टर्म? m डिवाइडेड बाई 2 पाई RT कितना था? लिखा हुआ है कि तुम्हारे पास नहीं? To the power 3/2. To the power 3/2 फिर e raised to minus mu square upon raised to the power 3/2 exponential raised to the power minus mu square divided by 2RT and times of u square, है ना? square. हाँ सर। अच्छा it should be equal to 0। अच्छा जितना ये दिखने में गंदा लग रहा है शायद उतना गंदा है नहीं यार, है ना। जैसा
डू यू थिंक ये सब टर्म तो कांस्टेंट ही है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ u है? हाँ ये तो डिफरेंशियल साइन से बाहर ही आ जाएगा, हाँ सर। और फर्दर करने से उसका डिफरेंशियल तो 0 वैसे भी नहीं होगा, है ना? Yes, sir. तो 0 क्या होगा, देखो 0 ये ऐसा होना चाहिए, -mu² by 2RT times of differential of u² plus u² and differential of e raised to the power -mu² by 2RT, it should be equal to 0. क्या लगा लिया हम लोगों ने? चेन रूल, प्रोडक्ट Product rule, sir. प्रोडक्ट रूल बोलते थे ऐसे ना। अब अगर इसको प्रोडक्ट रूल बोलते थे तो अब डिफरेंशिएट करना तो आसान है यार, चलो है ना। सर आपने उनका क्या किया सर, 4πm और 2πRT वाला? बेटा वो तो कांस्टेंट है, वो डिफरेंशियल से बाहर आ जाएगा कि सर नहीं? लेकिन टेम्परेचर आपको कैसे पता कि कांस्टेंट रह रहा है कि नहीं रह रहा है? बेटा यू के रिस्पेक्ट किसी गिवन टेम्परेचर पे फाइंड आउट करना चाहते हैं बेटा लोग। मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल तो खुद ही एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर आएगा ना, किसी एक टेम्परेचर पे मोस्ट प्रोबेबल, है ना? हाँ सर। टेम्परेचर पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फाइंड आउट करना है बेटा। हाँ सर, डिफरेंशिएट कर लिया। डिफरेंशिएट कर लिया, देखो ये अच्छे बच्चे हैं। सो डिफरेंशियल ऐसा आसान भी था शायद कि एक तो ये एज इट इज आ जाएगा mu² by 2RT टाइम्स ऑफ 2u बन जाएगा ना ये, बस ये हाँ सर, और प्लस u² u² into e raised to अच्छा एक तो टर्म -mu by RT, बिकॉज वो 2 कैंसिल हो जाएगा। यस बेटा, ये 2v भी आएगा कि नहीं आएगा यहाँ 2v? अब तो चेन रूल लगाना पड़ेगा इसके लिए। हाँ सर। हाँ सर। 2v और क्या आएगा my2RT एंड e² -mu² by 2RT, ये सब मिला के 0 से इक्वेट कर दें, है ना? हाँ सर, यही था। ठीक है, बढ़िया। इसमें देखो क्या टर्म और कॉमन आ गया है। क्या टर्म कॉमन? ये भी u है बेटा ना, v जैसा लग रहा है, u है ये। अच्छा क्या टर्म इसमें कॉमन आ गया, देखो -mu² डिवाइडेड बाई 2RT टाइम्स ऑफ 2u कॉमन ले लिया ये पूरा का पूरा। तो डू यू थिंक यहाँ क्या बच गया? बस 1 पहले वाले टर्म में, और जो दूसरा वाला टर्म है, तो दूसरा वाला टर्म क्या बचेगा? ध्यान से देखो भाई, दूसरा वाला टर्म बचा -mu² डिवाइडेड बाई 2RT एंड इट शुड बी इक्वल टू 0। सर u² ना? हाँ u² -mu² डिवाइड बाई 2RT। अब मेरे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। कौन कौन से 3 क्रिटिकल पॉइंट मिले? एक क्रिटिकल पॉइंट यहां से मिलेगा, एक क्रिटिकल पॉइंट यहां से मिलेगा, और एक क्रिटिकल पॉइंट यहां से मिलेगा। इस क्रिटिकल पॉइंट में u क्या हो जाना चाहिए? टेंस टू इन्फिनिटी, तभी 0 होगा ये। इस क्रिटिकल पॉइंट के लिए u का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? 0। और इस क्रिटिकल पॉइंट के लिए u का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? √2RT डिवाइडेड बाई कैपिटल M। यस सर। Yes, sir. अच्छा अब देखो, मुझे डबल डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है ना भाई। अगर मुझे ग्राफ पता ही है तो मुझे डबल डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है ना कि कौन से क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमा होगा, कौन से क्रिटिकल पॉइंट पे मिनिमम होगा। मुझे ऑलरेडी पता है कि u इन्फिनिटी पे मैक्सिमम है कि मिनिमम है ग्राफ में? 0 होगा, मिनिमा है ना मतलब ग्राफ में। हाँ सर। अच्छा u इक्वल टू 0 पे क्या है? मिनिमा। मिनिमा ही है सर। हाँ। मिनिमा ही है। डू यू थिंक मेरे पास जो मैक्सिमा आ सकता है बस वो √2RT अपॉन M के लिए आ सकता है, एक पीक? Yes, sir. हाँ तो इट इज हाउ वी नो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फार्मूला, है ना?
ऐसे बाकी दोनों के लिए भी करना है? बाकी सबके लिए मैथमेटिकली उतना आसान नहीं है भाई, है ना। अच्छा, मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फार्मूला से डिराइव कर सकते थे कि नहीं कर सकते हैं? तो जो भी बेटा वो जो दो फार्मूले हम लोगों ने लिखे हैं उनको भी हम लोग मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। यस सर, हो गया सर। ये जो 3 हमारे वैल्यूज निकले उसमें से u टेंडिंग टू इंफिनिटी और u इक्वल्स टू 0 में मिनिमम है और दूसरे Yes. वाले में vms है। यस, तो उसी के कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमा है ना बेटा। ओके, हार्ड सर, ठीक है। भाई मेरे 3 क्रिटिकल पॉइंट बन रहे हैं ना, यहाँ एक क्रिटिकल पॉइंट है देखो 0 पे, एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ है और एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ है। यस सर, हाँ क्लियर है। मैं सिर्फ ये समझा रहा था बेटा, जैसा इस बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के कोरस्पॉन्डिंग हम लोग ने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, ऐसा ही यहाँ से हम लोग ने रूट मीन स्क्वायर का फार्मूला भी डिराइव कर सकते हैं और ऐसा ही हम लोग यहाँ से एवरेज स्पीड का फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। समझा कि नहीं? सर समझा। तो ये समझ में आ रहा है कि सारे फार्मूले कैसे डिराइव कर सकते हैं हम लोग? हाँ सर। अच्छा चलो बढ़िया। सर रुको सर, लिखना है। अच्छा देखो चलो, तो ये याद जरूर रखना है कि बेटा पीक इन गिवन ग्राफ विल बी कॉरेस्पॉन्ड टू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, है ना। सर आपका एक यू स्क्वायर कहाँ चला गया सर? कौन सा यू स्क्वायर बेटा? सर बाहर भी एक यू स्क्वायर था ना सर? सब किया था बेटा इसमें, जैसा भाई जब प्रोडक्ट रूल लगाया तो यू स्क्वायर तो है ही, फिर उसको जब सिंपलीफाई किया डिफरेंशिएशन के बाद जब मैंने कॉमन लिया उसको, जैसे आपका यू स्क्वायर नहीं आया सर, है ना, ये है ना यू स्क्वायर, देखो mu स्क्वायर में वो mu स्क्वायर वाले में मल्टीप्लाई mu स्क्वायर बाय 2 mu स्क्वायर बाय 2 बेटा है, सब है। यस बच्चे लिखे हुआ? Yes, sir. यस ओके। सो इसी ग्राफ में लेट्स से तुम लोग चाहो तो एक और पॉइंट लिख सकते हो, या इसी ग्राफ में अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा स्पेस है तो और चीजें भी मैं बताता हूँ क्या है ना। इसी ग्राफ में जैसा ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड था, जैसा ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, ऐसा ही सपोज एक स्पीड में ये ले लेता हूं और एक स्पीड लेट्स से मैं ये वाला ले लेता हूं। तो ग्रीन वाले के कोरस्पॉन्डिंग तो मोस्ट प्रोबेबल है, रेड वाले के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा स्पीड है? जो 3 स्पीड हम लोगों ने पढ़े हुए हैं उसमें Average. यस, ये V एवरेज है और ये जो ब्लू सर एक वाला बार है, बता सकते हो वापस सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। बेटा कुछ नहीं बता रहा था, मैं बता रहा कि जो 3 स्पीड्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, उसके बाद V एवरेज आना है और उसके बाद V RMS आना है। वी नो ना V RMS का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होता था, उसके बाद V एवरेज, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल। हाँ सर। यस यस सर। सर
यस किए थे। चलो मैं और अच्छा दिखाने के लिए यहाँ लिख लेता हूँ। ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, ये मेरे पास यहाँ वी एवरेज स्पीड है, और एक मेरे पास वी आरएमएस है। तो कैन वी से सबसे ज्यादा फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल कौन से स्पीड के लिए होता है? मोस्ट प्रोबेबल के लिए। उससे कम फ्रैक्शन किसके लिए होता है? एवरेज के लिए। और सबसे कम फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं आरएमएस। मतलब हम काइनेटिक एनर्जी सबके लिए निकालते हैं ना सर, लेकिन हम हाँ काइनेटिक एनर्जी सबके लिए होता है। बट मैं बस बता दें कि भाई एक कई बार वैसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि भाई फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड, या स्पीड मोस्ट प्रोबेबल के अराउंड कितना, एवरेज के अराउंड कितना, आरएमएस के अराउंड कितना, और कौन ज्यादा है कौन कम है, ऐसा हो सकता है क्वेश्चन। सो थर्ड पॉइंट रिलेटेड टू गिवन ग्राफ, for same gas but at different temperature, है ना? Same gas but at let's say 2 different temperatures. मुझे ग्राफ को एनालाइज करना है, सेम गैस है बट दो अलग अलग टेम्परेचर पे डायग्राम ड्रॉ किया है। So on this axis, let's say it is 1 upon n dn by du, and on this axis, let's say it is speed. On this axis, it is speed u. So ये एक ग्राफ है, for temperature T1, ये let's say another graph है for temperature T2। ऐसे डू थिंक दोनों ग्राफ मैंने डेलिबरेटली कुछ वैसे बनाने की कोशिश की है जहां दोनों का एरिया अंडर द ग्राफ सेम हो, डिफरेंट हो? सेम होगा सर, सेम होना चाहिए। सेम। और कितना होता है दोनों का वैल्यू? 1 नहीं होगा, 1 होता था। Yes, can you suggest me out of T1 and T2 टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर हायर है इसमें? सर T2 Yes, T2 टेम्परेचर हायर है। वो देखो हम लोग कुछ ऐसा भी रिलेट कर सकते थे, हम लोग ऐसा रिलेट कर सकते थे। कैन वी से ये वाला जो स्पीड है, इट इज नथिंग बट V मोस्ट प्रोबेबल एट ए टेम्परेचर ऑफ T1, और ये स्पीड हो जाता V मोस्ट प्रोबेबल एट T2। दोनों में से कौन सा स्पीड हायर है, T2 वाला कि T1 वाला? T2 वाला। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है स्पीड, है ना? सो सिंस यू कैन सिंपली से मोस्ट प्रोबेबल speed at T2 temperature is more than most probable speed at T1 temperature, and thus T2 should be more than T1। यही है ना, RMS V most probable root of T के proportional है। Yes or no? Yes sir। Yes. Okay, बढ़िया। अच्छा, इस वाले केस में फर्दर इन दिस केस कैन वी से एक स्टेटमेंट देखो, तुम लोग यहां लिख सकते हो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर although V most probable increases, but fraction of molecules having this speed, do you think it decreases? हाइट डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. Height decrease.
यस, तो हाइट वही तो है, फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग दिस स्पीड है ना. यस, Yes, sir. हाँ सर. सर लास्ट लाइन में क्या लिखा है? लास्ट लाइन में मैंने वो लिखा है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑल्दो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीजेस बट fractions of molecule having this speed decreases. This speed means most probable speed है. अच्छा, हाँ सर, हाँ सर. ऐसा ही बेटा, ये पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं? समझा sir. अच्छा, ऐसा फोर्थ पॉइंट, लेट्स से for same temperature but let's say different gases, same temperature but different gases का डायग्राम है let's say. so इसमें से कोई एक गैस दोनों में से है ना, दोनों में से सपोज कोई एक गैस लेट्स से हाइड्रोजन है यहाँ, और दोनों में से कोई एक गैस ऑक्सीजन है. यू हैव टू जस्ट सजेस्ट मी कौन सा हाइड्रोजन है कौन सा ऑक्सीजन है यहाँ. ब्लू हाइड्रोजन. इस बड़ा इसमें कौन सा हाइड्रोजन है कौन सा ऑक्सीजन है? ब्लू वाला हाइड्रोजन है और ब्लू वाला ऑक्सीजन है. ब्लू वाला ऑक्सीजन. सर ब्लू ब्लू वाला वाला ऑक्सीजन है और ये जो ग्रीन वाला है वो हाइड्रोजन है. यस, ऐसा ही बेटा, क्योंकि जो लाइटर गैस होगा उसका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हायर होगा. हाँ सर समझा. जो लाइटर गैस है उसका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हायर होगा बेटा. इवेंचुअली वी नो ना कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है कितना? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, यू कैन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, है ना. यस सर, इनवर्सली. तो हैवियर गैस का रूट, ये अपना जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो कम होगा. ऐसा ये बच्चे लिख के हुआ? Yes, नहीं sir. सर, एक नहीं सर. नहीं सर, एक मिनट. इसके बेस पे तुम लोगों को आज बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलेंगे मॉड्यूल से. मॉड्यूल में अराउंड कुछ 20-25 क्वेश्चंस हैं यार, ये स्पीड, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब के बेस पे. सर इसका रीजन यही लिखे हैं ना कि लाइटर द गैस द ग्रेटर द वीएमपी. यस, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, है ना. तो जो लाइटर गैस है वो ज्यादा फ्लैट ग्राफ आएगा, है ना, वो हायर स्पीड में आएगा पीक उसमें. यस सर. हाँ सर, लेकिन उसका ये फ्रैक्शन, क्या बेटा? उसका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होता है. हाँ, उसका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कम होगा. दैट फ्रैक्शन व्हिच हैविंग स्पीड इक्वल टू मोस्ट प्रोबेबल, है ना. सर वैसा लिख लिया. लिख लिया? ठीक है, चलो मेरे लिए क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करके दिखाना. एक आसान सा ही क्वेश्चन है, बट जिस बच्चे को कुछ आइडिया नहीं रहेगा उस कॉन्सेप्ट का, वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकता था. चलो मुझे जल्दी से आंसर बताओ. बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है मैंने तुम लोगों से. यस, क्या आंसर आ रहा है उसका?
डू यू थिंक मोस्ट प्रोबेबल के लिए उसको डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर देना होगा, बस जो अभी हाँ किया था सर। आपने? सर 1 मिनट कर रहे हैं। यस केविन, सब बच्चों का किसी का आंसर 2 आ रहा है, किसी का आंसर 3 आ रहा है, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। सो 4, लेट्स से most probable, you differentiate this with respect to u and it should be equated as 0। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो ये हो जाता -3/2 टाइम्स ऑफ v प्लस 3 प्लस 0 should be equal to 0। From here v comes out to be 2, है ना? तो मेरे पास सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। यस बच्चे, समझ में आ रहा है क्या है ये? हाँ सर। ठीक, बढ़िया। हाँ सर ऐसे ही। ये सब लिख के हुआ? नहीं सर। नहीं सर। सर वो 3v माइनस 10/4 है ना कि मल्टीप्लिकेशन में? कौन सा बेटा? सर लास्ट में। नहीं, अरे वो तो सिर्फ ये बताया हुआ है कि वेलोसिटी का वैल्यू 1 से 2 के बीच में लाई करेगा। नहीं सर। हाँ? वही है ना, वो 1 से 2 के बीच में लाई करेगा ऐसा करके। हाँ सर हो गया। ओके सर नहीं हुआ। यस सर डन। लिख सर के हुआ? लास्ट लाइन सर लास्ट। सर चलो लिख दो, खत्म कर डालो एकदम। यस सर एक हाँ सर लिख लिया। लिख लिया? एक मिनट। यस ये भी मॉड्यूल का क्वेश्चन था। ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, इससे पहले वाला मॉड्यूल का क्वेश्चन था, ठीक है? ओके सर, वो क्वेश्चन नोट डाउन के लिए पूछना था। हाँ, सो नेक्स्ट में एक मिनट, ये कैसे हो गया? यस बेटा, इमेज नहीं दिख रहा ना तुम लोगों को? नहीं सर। नहीं सर। अच्छा, मेरा आवाज आ रहा है अच्छे से? बट यस सर। ये क्या गड़बड़ हो गया? अच्छा, मैं किसी बच्चे को बड़ा होस्ट बना के फिर से रिज्वाइन कर रहा हूँ अभी, है ना? एक मिनट रुकना। ओ अनफॉर्चुनेटली बीच में रिकॉर्डिंग बंद था यार, है ना? तो मैंने फिर से स्टार्ट किया है ना, तो रिकॉर्डिंग में वो पोस्टुलेट्स नहीं है शायद, है ना? चलो मैं रिपीट कर देता हूँ क्या क्या था पोस्टुलेट्स। सर वहाँ पे PV आएगा ना? यस PV आएगा। तो देखो यहाँ हम लोग ऐसा लिख लेते हैं अभी, ठीक है? हाँ सर वही। तो P = 1/3 mn डिवाइडेड बाय वॉल्यूम टाइम्स ऑफ VRMS। अच्छा, ऐसा डेरिवेशन बेटा फिजिक्स में हम लोग कर लेते हैं, है ना? अच्छा, ये जो गैस इक्वेशन है इसमें अगर ये जो n है, n क्या होगा यहाँ? लेट्स से यू कैन से नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल्स बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा। Particles. m is mass of one particle, capital N is number of gas molecule, है ना? Obviously V volume of container है and P let's say यहाँ pressure है, pressure applied by gas। Yes?
इतना लिख के हुआ कि नहीं? Yes, sir. अरे एक मिनट, वो राइट में जो साइड में लिखा है, एक मिनट वो छोड़। वो छोड़ दिया बेटा। नाउ सपोज इफ n जो नंबर ऑफ पार्टिकल है, इट कंसिस्ट n मोल्स। सपोज n मोल्स ऑफ पार्टिकल्स हैं सपोज मेरे पास, तो डू यू थिंक n may be equal to n multiplied by Avogadro number? Yes? Yes, sir. P should be equal to 1/3 m times of n multiplied by Avogadro number divided by volume and times of VRMS का स्क्वायर। डू यू थिंक ये बन जाता 3RT डिवाइडेड बाय कैपिटल M? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, नाउ इफ यू सी इसके अकॉर्डिंग, यहां से ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हाँ, तो NA भी मिलके cancel क्या हो बन जाएगा। गया? ये दोनों टर्म मिलके क्या बन जाते? कैपिटल M, Capital M वो Capital M वन बन गया। फॉर द मॉलिक्यूल। तो ये कैंसिल्ड आउट हो गया। फ्रॉम हेयर डू यू थिंक 3 and 3 कैंसिल्ड आउट हो गया? सो यहां से बच जाता मेरे पास P शुड बी इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सर आइडियल गैस इक्वेशन। So this is how you can say ideal gas equation can be derived. बट थोड़ा सा ये ख्याल रखना, आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करते समय हम लोगों ने कुछ एजम्पशंस लिए हुए थे। यस सर। क्या क्या एजम्पशंस लिए हुए थे? हम लोगों ने साइज ऑफ मॉलिक्यूल को नेग्लेक्ट किया हुआ था टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में। हम लोगों ने उसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको नेग्लेक्ट किया हुआ था, है ना। उन सबके एजम्पशंस के बाद ये इक्वेशन बनेगा P इक्वल टू nRT। सर इसलिए इसको अप्रोक्सीमेट रिलेशन बोलते हैं। इसलिए इससे आंसर जो आते थे वो अप्रोक्सीमेट आते थे, क्योंकि अगर मैं कुछ एजम्पशंस ले रहा हूं तब ये इक्वेशन बन रहा है ना। एक्चुअली में तो ये इक्वेशन नहीं बनेगा फिर। हाँ सर, समझा। यस सर। हम लोग एक दो देखो और स्टेटमेंट यहाँ लिख सकते हैं। एक स्टेटमेंट और लिख सकते हो तुम लोग ऐसा, यहाँ क्या, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर डू यू थिंक volume occupied by gas molecules will be high? Yes or no? Yes sir. यही हो ना P इक्वल टू nRT से। सो यहां मैं साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स को नेग्लेक्ट कर सकता हूं कि नहीं? हाँ सर, कर सकते। मेरे पास बहुत बड़ा वॉल्यूम है, उसमें जो पार्टिकल्स का साइज है वो नेग्लिजिबल है कि नहीं? यस सर। अगर उसमें पार्टिकल का साइज नेग्लिजिबल है, इवन अगर पार्टिकल बहुत दूर दूर है, तो डू यू थिंक उनका जो म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी नेग्लिजिबल होगा? यस सर। So at high temperature, low pressure, volume occupied by gas molecule will be high, and gas will be close to ideal gas behavior. At high temperature, low pressure, volume occupied by gas molecule will be high. Gas will be ideal, या gas will be close to ideal behavior, ऐसा लिख सकते हैं ना।
gas will be close to ideal gas behavior, but can we say at low temperature and high pressure, gas has maximum deviation from ideal gas behavior? Yes? Yes, sir. So next क्लास में इससे रिलेटेड हम लोग रियल गैस बिहेवियर या रियल गैस इक्वेशन भी पढ़ेंगे, है ना? ये सारे assumption के वजह से हम लोग बोलते हैं ना कि कोई गैस प्रॉपरली आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता। यस बेटा, जो हम लोग रियल गैस भी पढ़ेंगे ना, उससे भी आंसर एग्जैक्टली तो नहीं आएंगे, बट एटलीस्ट इट विल बी मोर प्रिसाइज इन कंपैरिजन टू आइडियल गैस, है ना? यस सर, वो आपने स्टार्टिंग में बोला था इसलिए मैंने पूछा। यस, है ना? सर ये लिख लिया ठीक। नहीं Yes, सर, sir. नहीं Done. सर, एक मिनट। या तो किसी एक बच्चे ने मुझे मैसेज लिखा है चैट में, आयुष सिंह ने, सर विच लॉ इज मोर प्रिसाइज और एक्यूरेट, द वन विच इज थियोरेटिकली वेरीफाइड और एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड? बेटा अभी जो हाल फिलहाल हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है, जो एक्सपेरिमेंटली था वही थियोरेटिकली पढ़ा है अभी तक, है ना? नेक्स्ट क्लास से हम लोग कुछ रियल गैस इक्वेशन डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस आइडियल गैस इक्वेशन ओनली, और विल मॉडिफाई दिस इक्वेशन, है ना? Will modify this ideal gas equation which should accommodate intermolecular force of attraction as well as size of the molecule, है ना? उसमें intermolecular force of attraction का फंडा भी होगा और उसमें size of molecule का भी फंडा होगा, है ना? Yes? Okay. Yes sir,